नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाई प्रेम प्रकाश मेवाड़ा में स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कक्षा 12 के भूगोल विषय के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला मानव भूगोल और दूसरा भारत का भूगोल। इस वीडियो में आपको मानव भूगोल से संबंधित विषय सामग्री की जानकारी मिलेगी। दोस्तों, यह वीडियो भाग मानव भूगोल के पाठ से संबंधित है। इसमें संपूर्ण विश्लेषण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आपका जो मुख्य विषय भूगोल है उसके भाग के अंदर भी कुछ छोटे छोटे भाग हैं, जिनमें पहला खंड है मानव भूगोल के मूल तत्व। इसके अंतर्गत जो आपका पहला अध्याय शुरू होता है उसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के बारे में पढ़ने से पहले आपको भूगोल क्या है इसके बारे में भी सामान्य परिचय वैसे कक्षा 11 में हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता होना जरूरी है। भूगोल इसे क्षेत्र वर्णनी विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र का वर्णन करता है, हमें हमारे आसपास के क्षेत्रों का परिचय देता है, इसलिए इसे क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कहा जाता है। भूगोल में क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य के तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात संपूर्ण भूभाग व उसके भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझता है, यानी कि हम भूगोल में देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है, उस पर रहने वाले जीव जंतु के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? भूगोल क्या है? पृथ्वी को मानव का घर समझता है और उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। भूगोल में प्रकृति एवं मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया है। भूगोल हम सामान्य तौर पर देखें तो मोटे मोटे तौर पर क्या चीज़ निकल के आती है? एक प्रकृति का अध्ययन की चीज़ और दूसरा मानव के संबंधों की जो तथ्य हैं उनके अध्ययन की चीज़। ये दो तथ्य हमारे सामने प्रकट होते हैं, तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो तत्व उत्पन्न हो गए, एक प्रकृति और दूसरा मानव। प्रकृति और मानव ये दो अलग अलग नहीं है, ये अविभाजित तत्व हैं, इनको अलग नहीं कर सकते, लेकिन अध्ययन करते हैं अपन इनका। किस में करते हैं? भूगोल में। प्रकृति और मानव इन्हीं दो आधारभूत घटकों से संबंधित भूगोल की क्रमशः दो अलग अलग शाखाएं विकसित हुई हैं। भूगोल की इन दो शाखाओं में भौतिक भूगोल की जो शाखा है उसका अध्ययन तो आप कक्षा 11 में अच्छे से कर चुके हैं, उसका ज्ञान आपको अच्छे से प्राप्त हुआ है, जिसमें नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, इन सब के बारे में जानकारी मिली। अब आपको कक्षा 12 के अंदर मानव भूगोल से संबंधित जो शाखा है उसका अध्ययन करने को मिलेगा। मानव भूगोल की जो शाखा है वह भूगोल की एक आधारभूत शाखा मानी गई है। दूसरा, इसका जो उद्भव और विकास की बात करें तो 18वीं शताब्दी से इसका उद्भव माना जाता है। मानव भूगोल के बारे में कुछ भी समझने से पहले हमें इसकी जो विश्व प्रसिद्ध जो परिभाषा हैं उन्हें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर परिभाषाओं से संबंधित सवाल भी आते हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से याद करना होगा। सबसे पहले मानव भूगोल की परिभाषाओं की बात करें तो फ्रेडरिक रेटजेल का नाम आता है। फ्रेडरिक रेटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता थे और इन्हें जो है मानव भूगोल का, यानी कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। दोस्तों, इनकी परिभाषा क्या है ये आपको अच्छे से याद करनी है, कंठस्थ कर लेना इसको, ध्यान दीजिए। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। सरल परिभाषा है, दो तीन बार दोहराएंगे तो ये याद हो जाएगी। इन्होंने यह परिभाषा जो है उनका जो एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी, इसमें इन्होंने यह परिभाषा दी है, तो इसे याद कर लेना। दूसरी प्रमुख जो परिभाषा है वो अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल सैंपल ने लिखी।
उनकी ये परिभाषा बहुत ही लोकप्रिय है, बच्चों के जुबान पर सबसे ज़्यादा यही परिभाषा रहती है। तो मुझे लगता है कि आप भी ये परिभाषा आसानी से याद कर लेंगे। देखिए क्या है, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ध्यान देना, मानव भूगोल क्या है, चंचल मानव, मनुष्य तो चंचल ही है। दूसरा पृथ्वी क्या है, अस्थायी है, और इनके बीच में जो संबंध होते हैं वो हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं, और इन्हीं परिवर्तनशील संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं, मानव भूगोल में। तो ये परिभाषा आपको याद हो जानी चाहिए। एलेन चर्चिल सैंपल नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। दूसरा, ये रेड जेल की शिष्या भी थी। नियतिवाद क्या है, यानी प्रकृति के आदेशों को मानने और समझने की या उसके अनुरूप ही जीवन जीने की एक प्रकार की प्रक्रिया। दूसरी जो प्रमुख जो परिभाषा है वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डे ला ब्लांस की भी हैं। इनकी परिभाषा क्या है वो भी आपको याद करनी होगी, क्योंकि रेड जेल, सैंपल और विडाल डे ला ब्लांस, इनमें से कोई भी एक परिभाषा हमेशा आती रहती है, पूछी जाती है। या तो परिभाषा पूछी जाएगी या उनका नाम पूछा जाएगा। मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों व पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। तो आपको ये याद करनी होगी कि मानव भूगोल क्या है, पृथ्वी को जो नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम हैं और पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीव हैं, उन नियमों और जीवों के बीच में जो संबंध हैं, उन संबंधों का जो संश्लेषित ज्ञान है उसको मानव भूगोल कहा गया है। अब मानव भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो मानव भूगोल की प्रकृति के कुछ महत्वपूर्ण 5 बिंदु हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। नंबर 1, मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है, यानी इसमें केवल ज़्यादा से ज़्यादा जो केंद्र जो बिंदु रहेगा वो कौन रहेगा, मनुष्य रहेगा। यानी मनुष्य को केंद्र में मानकर सभी प्रकार की ज्ञान की वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं। दूसरा, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, मानव की जो पारिस्थितिकी से संबंधित तथ्यों का इसका अंदर हम अध्ययन करेंगे। तीसरा, मानव भूगोल के तत्व पार्थिविकता से संबंधित हैं, यानी कि पृथ्वी और मनुष्य एक ही हैं। चौथा, मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान है, मनुष्य समाज के रूप में रहता है, उनके सभी प्रकार के पक्षों का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। पांचवा, मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता पर आधारित विषय हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा आपका मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, क्या क्या तथ्य जानकारी को मिलेंगे, तो उसके भी 5 बिंदु हैं, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। पहला, जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन। दूसरा, प्रदेश संसाधनों के उपयोग व नियोजन का अध्ययन। तीसरा, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। चौथा, वातावरण समायोजन का अध्ययन। पांचवा, वातावरण समायोजन का कालिक अनुक्रमण। तो ये जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं ये भी आप याद कर लें, परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिन्हें याद करें, और इनका जो वर्णन है वो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। हंटिंगटन जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से भाग हैं, पहला भौतिक दशाएं और दूसरा मानवीय अनुक्रियाएं। दोस्तों अच्छे से याद कर लेना, पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम के बारे में। उपागम का मतलब पास आना, यानी कि सीधे सीधे हम कहें कि तकनीकी ज्ञान और जो हमारा जो ज्ञान है उसके हम निकट पहुंचकर अधिक से अधिक उसका फ़ायदा उठाएं। तो देखिए मानव भूगोल के क्या उपागम है। पहला, मानव भूगोल का उपागम। दूसरा, मानव भूगोल का क्षेत्रीय उपागम। तीसरा, मानव भूगोल का व्यवहार परक उपागम। चौथा, मानव भूगोल का कल्याण परक उपागम। और पांचवा, मानव भूगोल का तंत्र उपागम। दोस्तों मैं आपको इनके बारे में विस्तार से भी जानकारी देता, लेकिन ये वीडियो शॉर्ट में बनाने के लिए अभी सिर्फ बिंदु के रूप में ही उपस्थित किया जा रहा है। आगे आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको उपागम याद रखने हैं। मानव भूगोल के ये 5 उपागम हैं। पहला भूगोल का उपागम, मानव भूगोल का उपागम हो गया।
दूसरा क्षेत्रीय उपगम हो गया, तीसरा व्यवहार परक उपागम हो गया, चौथा कल्याण परक उपागम हो गया और पांचवा तंत्र उपागम हो गया। तो ये याद कर लेना, परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो जीव या कोई भी चीज़ प्रकृति में जो विकसित होती है उसका विकास होता है। उत्पन्न होती है तो विकास होगा ही। इसी तरह से मानव भूगोल का विकास के जो क्रम है उसको हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। प्राचीन काल की बात करें तो उस समय मानव समाजों के बीच में जो आर्थिक जो भी अन्योन्य क्रियाएँ होती थी वो बिल्कुल ही कम होती थी, न्यून होती थी और एक दूसरे के बारे में जो ज्ञान था वो बहुत ही कम था। तकनीकी ज्ञान भी था वो उसका अभाव था। मध्यकाल की बात करें तो उस समय औपनिवेशीकरण हुआ, तकनीकी ज्ञान बढ़ने लगा, खोज होने लगी, नए नए क्षेत्रों का ज्ञान होने लगा। तो इस तरह से नए नए क्षेत्रों के जो विश्व ज्ञान कोश हैं उस पर प्रकाश डाला जाने लगा। आधुनिक काल की बात करें तो इस काल में मानव विकास की अनेक संकल्पनाओं का जन्म हुआ, यानी मानव प्रगति दर प्रगति करता गया। प्रारंभिक दौर में तो मानव वातावरण संबंधों का जो नियतिवादी, संभववादी, नवनियतिवादी विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया जाने लगा। दोस्तों यहाँ पर नीतिवाद, संभववाद और नवनीतिवाद से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है। हम बात करें तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बनता है नीतिवाद। देखो, नीतिवाद की संकल्पना को रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। इसे रुको और जाओ के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उसमें लाल, पीली और हरी बत्ती होती है। लाल बत्ती हमें रुकने का संदेश देती हैं, पीली हमें तैयार रहने का संदेश देती हैं और हरी हमें जाने का संदेश देती हैं। तो यहाँ पर जो ग्रिफिथ टेलर जो विद्वान हैं जिन्होंने ये संकल्पना प्रस्तुत की, उनके अनुसार हमें प्रकृति के आदेशों का पालन करके हमें अपना कार्य, हमें विकास करना चाहिए। अगर हम प्रकृति के संदेशों की अवहेलना करेंगे तो प्रकृति के रौद्र रूप का हमें सामना करना पड़ेगा। आपने एक कहावत तो सुनी होगी जिसमें कहा गया है कि माटी कहे कुमार से क्यों रोंदे तू मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहें। अर्थात माटी कुमार से कहती है कि तू मुझे क्यों रोंद रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा मैं तुझे रोन दूंगी। अर्थात प्रकृति को अगर हम अवहेलना करेंगे, प्रकृति के आदेशों की हम अवहेलना करेंगे तो प्रकृति उसका परिणाम हमें दिखाती है। जैसे बाढ़, तूफान, आंधी, विभिन्न प्रकार की जो विभीषिकाएँ हैं वो हमारे सामने प्रकट होती हैं। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी आपको याद रखने होंगे। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप ये याद कर लेना कि 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ। फिर एक तथ्य और है 1970 में। 1970 के बाद मानव भूगोल में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, जैसे मानव कल्याण परक विचारधारा और आचरण परक विचारधारा। प्रिय मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इसे लाइक करें और शेयर करें। प्रिय मित्रों, अगर आप कुछ समस्या रही हैं तो और कोई समाधान चाहते हैं तो वो भी आप बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।